दुनिया की सबसे सख्त कूटनीतिक प्रोटोकॉल वाला देश न्यूजीलैंड अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी अपने नियम नहीं तोड़ता। उसी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रात के अंधेरे में कड़ाके की ठंड के बीच खुद टरमैक पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने पहुंच गए। सोचिए जरा, क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसने न्यूजीलैंड को भारत के सामने अपने दरवाजे पूरी तरह खोलने पर मजबूर कर दिया। इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पहले ही दिन न्यूजीलैंड ने भारत के 57% उत्पादों पर टैक्स जीरो क्यों कर दिया। एक विकसित देश अपनी इकोनॉमी के दरवाजे भारत के लिए इस तरह क्यों खोल रहा है, जरा समझिए दोस्तों। जुलाई का यह सप्ताह भारतीय कूटनीति के इतिहास का वो स्वर्णिम पन्ना है जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से पढ़ रही है। याद रखिए दोस्तों, पूरे 40 साल, जी हाँ 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा है। आखिरी बार 1986 में ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार 10 जुलाई की रात जब प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टरमैक पर उतरा, तो ये सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष की एंट्री नहीं थी। ये दुनिया के लिए एक साफ संदेश था कि ग्लोबल पावर की कुर्सी पर अब कौन बैठ रहा है। जरा गौर कीजिए, मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का साथ होना लगभग तय माना जाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरे में जयशंकर की जगह पूरा मोर्चा भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने संभाला। सोचिए जरा, ऐसा क्यों? दोस्तों, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि न्यूजीलैंड सिर्फ एक छोटा खूबसूरत देश नहीं, बल्कि फाइव आइज अलायंस का अहम हिस्सा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वो दुनिया का सबसे ताकतवर खुफिया नेटवर्क। और याद रखिए, इसी फाइव आइज का सदस्य कनाडा है, जिसके साथ हाल के वर्षों में भारत की कूटनीतिक तनातनी चलती रही है। तो सवाल उठता है, क्या डोभाल का न्यूजीलैंड में होना सिर्फ व्यापार वार्ता तक सीमित था या इस खुफिया नेटवर्क के साथ किसी बड़े बैक चैनल संवाद का हिस्सा भी था? दोस्तों, ये एक खुला सवाल है, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अब बात करते हैं असली वजह की। दशकों तक न्यूजीलैंड अपनी इकोनॉमी, खासकर डेयरी, लकड़ी, मीट और वाइन एक्सपोर्ट के लिए लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन के आक्रामक रवैये, ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक हालात ने न्यूजीलैंड को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ चीन के भरोसे अर्थव्यवस्था छोड़ना एक बड़ा जोखिम है। उन्हें चाहिए था एक विशाल, स्थिर, लोकतांत्रिक बाजार। और दोस्तों, 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर विकल्प भला और क्या हो सकता था। यही वजह है कि जो न्यूजीलैंड अपने बाजार खोलने से पहले 100 बार सोचता था, उसने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत के 57% उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिया। और ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले 95% उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह हटाए जाने की योजना है। बदले में भारत का आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल और कृषि उत्पाद अब बिना रुकावट न्यूजीलैंड के बाजारों में पहुंचेंगे। लक्सन सरकार ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर करार दिया है। और दोस्तों, ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है। क्लीन एनर्जी से लेकर एग्रीटेक तक न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और भारत को अपने नेट जीरो लक्ष्यों के लिए इस तकनीक की जरूरत है। भारत के कृषि क्षेत्र और फूड प्रोसेसिंग को उन्नत बनाने में भी न्यूजीलैंड का मॉडल बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और न्यूजीलैंड का विश्व स्तरीय खेल प्रबंधन तंत्र इसमें एक महत्वपूर्ण सीख साबित हो सकता है। क्रिकेट और रग्बी के जरिए एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ऐसा जाल बुना जा रहा है जो दोनों देशों को लंबे समय तक जोड़े रखेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं थी, ये भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत की एक मिसाल थी जो व्यापार, कूटनीति और रणनीति के धागों से बुनी गई है।